भर भर के शुगर होता है इसमें। मंगाओ मंगाओ। निशा कॉफी ऑर्डर करने के मूड में है। खाना प्लेट लगवा दें तुम्हारी। शांतनु क्या कह रहे हैं? आई एम फैन मैम। बाय द वे मैराथन क्लास में सीटेट मॉडल पेपर भी कराइएगा, एग्जाम से पहले कुछ क्रिएटिव हो जाएगा। अरे बिल्कुल कर लेंगे शांतनु, क्वेश्चंस कराएंगे यार, अभी तो डोंट वरी, कराएंगे कराएंगे, मॉडल भी करा देंगे। देखिएगा, अगर हम बात करें समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन, 5 नंबर का टॉपिक है आपके सीटेट में, और लगभग हर एक एग्जाम में जहां पे भी टीचिंग एग्जाम की बात हो रही है इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन आता ही है। समावेशी का अगर जो वर्ड है इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड करने से बना है, सबको इंक्लूड करना है। एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल यानी सभी के लिए शिक्षा। ये बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, पूरे एग्जाम में आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। एजुकेशन फॉर ऑल यानी सभी के लिए शिक्षा। भाई जैसे मदर नेचर, जो हमारी प्रकृति है जिसको हम माता के रूप में देख रहे हैं, वो सबको इंक्लूड करके रखे हुए हैं। यानी हवा चल रही है तो सबके लिए समान है। अगर 2 लोग खड़े हैं तो ऐसा नहीं किसी एक को ही हवा लगेगी दूसरे वाले को नहीं लगेगी, है ना। तो हवा चल रही है सबके लिए समान है, धूप निकली है सबके लिए समान है, बारिश होगी सबके लिए होगी, है ना। और मतलब जो भी आसपास की चीजें हैं, वो सारी प्रकृति ने सारी चीजें, जो जल है, वायु है, अग्नि है, आकाश है, व्हाटएवर, वो सब सबके लिए है। तो उसी तरह से एजुकेशन भी सबके लिए होनी चाहिए। जब मदर नेचर हमारे अंदर, अगर आप एक गरीब व्यक्ति हैं, अगर आप एक बहुत अमीर व्यक्ति हैं, अगर आपके पैर में कुछ दिक्कत है, आप चल नहीं पाते हैं, आपके ब्रेन में कुछ दिक्कत है, या आप बहुत गिफ्टेड व्यक्ति हैं दिमाग से, अगर सारे के सारे तरह के लोग कहीं पे खड़े हुए हैं और बारिश हो रही है तो सब पे होगी। तो मदर नेचर जब हमें एक सिंगल एंटिटी की तरह रखती है या इंक्लूड करके रखती है, तो हम एज ह्यूमंस सेपरेट क्यों कर रहे हैं एक दूसरे को? इस चीज पे, इस प्रिंसिपल पर आधारित है इंक्लूसिव एजुकेशन। इसी बात को इक्विटी कहते हैं। यानी हमारे अंदर जो भी अंतर हैं या जो भी जरूरतें हैं, उन सबकी जरूरतों का ध्यान रखना, उनकी नीड्स को ध्यान में रख के सबको एक साथ लेकर के चलना समता कहलाती है ये, है ना। तो इक्विटी एंड इक्वालिटी के प्रिंसिपल पर, समता और समानता के प्रिंसिपल पर ये आधारित है। समता क्या है? समता है नीड के अकॉर्डिंग। अगर किसी की हाइट है 4 फीट और किसी की हाइट है 6 फीट, तो इक्वालिटी, अगर आप कोई गेम देखने गए हैं, कहीं पे खड़े हुए हैं, कुछ देखना है आपको, तो दोनों को अगर एक साथ एक जैसा स्टूल दे देंगे आप बराबर हाइट का, मैंने फोटो भी दिखाई है पहले आपको, तो ये इक्वालिटी हो जाएगी। बट क्या हमेशा इक्वालिटी से काम चलता है? नहीं। कई बार आपको उस व्यक्ति को जो ऑलरेडी नीचे है या कोई और समस्या का सामना कर रहा है, उसको ऊपर लाना होता है, तब जाके इक्वालिटी की बात होगी। तो इक्विटी क्या है? नीड के अकॉर्डिंग। अगर आपको लग रहा है किसी की हाइट कम है, तो उसको थोड़ा आप हाइट वाला एक सीढ़ी देंगे जो ज्यादा हाइट रखती होगी 6 फीट वाले व्यक्ति से। इसी के आधार पर रिजर्वेशन, अगर हम देख रहे हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में और भी बहुत सारी चीजों में दिए जाते हैं कि हम जॉब्स में रिजर्वेशन दे रहे हैं, सीटेट में भी हम एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं जो लोग ब्लाइंड हैं या किसी को कोई भी एक डिसेबिलिटी है तो उन लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि इक्विटी का ध्यान रख रहे हैं। तो समता यानी एज पर नीड, समता को ध्यान में रखते हुए क्वालिटी और इक्विटी के प्रिंसिपल पर आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन आधारित है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी अगर है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है उससे विकास। ठीक, फिरदौस क्या कह रहे हैं? संडे को तो आप बिजी रहेंगे ऑफलाइन क्लास में, तो निशा मैडम को छुट्टी दे दीजिए हमारे। हाँ 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 फिरदौस, कुछ काम वाम कर लो यार, क्यों फालतू ब्लॉक होने के काम करते हो। देखो एक बार, निशा मैडम भी बिजी रहेंगी, इनको वहीं बुला लेंगे। ठीक, इक्विटी यानी समता और इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे आधारित है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बच्चों की जरूरतों के आधार पर शिक्षा, यानी एक बच्चा, हर तरह का बच्चा इंक्लूडेड है। एजुकेशन फॉर ऑल है। कहा जाता है कि पृथकीकरण या अलगाव प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, यानी सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। यानी अलग थलग नहीं करना है बच्चे को कि अच्छा तुम्हें दिखाई नहीं देता है, तुम उन बच्चों के साथ बैठो। 5 बच्चे जिनको दिखाई देने में समस्या है उनको अलग रखेंगे, 5 बच्चे जिनको चलने में समस्या है उनको अलग रखेंगे। ब्लाइंड स्कूल अलग है, कोई और तरह का स्कूल अलग है, ये नहीं करना। एक रेगुलर स्कूल सिस्टम में, यानी एक सामान्य स्कूल के अंदर बैठ करके हर तरह का बच्चा पढ़ सके, यही है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो रेगुलर स्कूल सिस्टम में चाहे बच्चा ब्लाइंड है, उसको ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी है, चलने फिरने में, सुनने में कोई भी तरह की समस्या, या वो गिफ्टेड है, टैलेंटेड है, क्रिएटिव है, कुछ भी है बच्चा, हर तरह के बच्चे। देखो 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। रेगुलर स्कूल सिस्टम में हम हर एक बच्चे को एजुकेशन दे पाए, ये कहेगी इंक्लूसिव एजुकेशन, क्योंकि आपको सेग्रीगेट नहीं करना। ये वर्ड ही अपने आप में बहुत नेगेटिव है। जैसा कि हमने कहा कि जब हमारी मदर नेचर, जो प्रकृति है, वो हमें सेग्रीगेट नहीं करती, वो हमें भेदभाव नहीं करती, तो हम कौन हुए। ठीक, तो सेग्रीगेशन की जगह इंक्लूजन वर्ड का प्रयोग करना है, समावेशन का प्रयोग करना है। इंक्लूजन क्या है? एक बेहद पॉजिटिव वर्ड है, पूरे पेपर में ध्यान रखेंगे इस बात को। तो रेगुलर स्कूल सिस्टम में हर बच्चे को हम शिक्षा दे पाए। एक और बात, सिस्टम जो है वो बच्चे के लिए बना है, बच्चा सिस्टम के लिए थोड़ी बना है कि आपने बच्चा पैदा किया क्योंकि सिस्टम को देना था, ऐसा थोड़ी होता है भाई। सिस्टम बच्चे के लिए बनाया गया है ना, तो आप सिस्टम में चेंज लाते हैं। कहां चेंज लाएंगे? सिस्टम में चेंज लाएंगे, स्कूल में चेंज लाएंगे, बिल्डिंग में चेंज लाएंगे बच्चे के लिए, ना कि बच्चे में चेंज लाएंगे कि बेटा तुम चल नहीं पाते, जाओ टांगों का इलाज कराओ, कुछ और कराओ, नई टांगे लगवा लो, कल से दौड़ के आना, नहीं तो मत आना। ऐसा थोड़ी होता है। तो बच्चे के अनुसार सिस्टम बना है या सिस्टम के अनुसार बच्चा बनेगा। तो चेंज करना है किसमें?
सिस्टम में। सिस्टम क्या है? बिल्डिंग से लेके, करिकुलम से लेके, टीचर्स से लेके, पूरे आसपास की दुनिया जितनी भी है उसको बच्चे के अनुरूप बनाना है, उसकी नीड्स का ध्यान रखते हुए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखते हुए सिस्टम क्रिएट करना है कि भाई सीढ़ियों से अगर नहीं चल पा रहे हो तो क्या करें, रैंप बनवा दें स्कूल्स में, है ना, या फिर जो बच्चे चलने फिरने में दिक्कत है उनकी क्लास हम ग्राउंड फ्लोर पे लगवाएंगे, सिर्फ उनकी ही नहीं, मतलब क्लासेस की कोशिश करेंगे फिर ग्राउंड फ्लोर पे ही हो। तो ये क्या हुआ, ये इंक्लूसिविटी हुई कि हम सेग्रीगेट नहीं कर रहे। तो सिस्टम में चेंज, बिल्डिंग में चेंज, करिकुलम में चेंज, टीचर की अप्रोच में चेंज, सेंसिटिविटी में चेंज, कि टीचर उनको डिफरेंट डिफरेंट नामों से बुला रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए कि आप ठप्पा लगा के लेबल कर रहे हैं बच्चों को, अरे वो अंधे बच्चों को बुलाओ, ये क्या हुआ, ये बेवकूफी हो गई, ये इंक्लूसिव एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं है, आप बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हैं ऐसे। तो सिस्टम में चेंज लाना है, बच्चे में नहीं, ये बात ध्यान रखेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम यानी स्कूल यानी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज की बात करेगा, बच्चे में बदलाव की नहीं। बच्चा सिस्टम के लिए नहीं है, सिस्टम बच्चे के लिए बना है। पूरा जो भी तामझाम क्रिएट किया गया है वो किसके लिए किया गया है? बच्चे के लिए। ये सिस्टम के लिए बच्चे बनाए गए नहीं, ठीक। अगर हम बात करें बच्चों की तो एक होता है नॉर्मल बच्चा और एक है आपका स्पेशल बच्चा, ठीक। दो प्रकार के बच्चे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं नॉर्मल में, आप एवरेज बच्चे को रख दीजिए, यानी जो औसत, जिसका IQ 90 से 110 है या कोई खास समस्या सच नहीं है, औसत बच्चा। स्पेसिफिक कह लीजिए आप इसको, विशिष्ट या स्पेशल कह लीजिए, इसमें जो स्पेशल नीड वाला बच्चा है, चाहे वो चलने फिरने में समस्या हो, चाहे वो गिफ्टेड हो, हर तरह का बच्चा जो एवरेज नहीं है वो स्पेशल ही है कहीं ना कहीं। तो हम कहेंगे कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो नॉर्मल प्लस स्पेशल चाइल्ड सबको अपने अंदर समाहित करके रखती है, यानी जो समावेशी शिक्षा है वो इंक्लूजन की यानी समावेशन की बात करेगी, एजुकेशन फॉर ऑल। इन बातों को हल्के में मत लीजिएगा, नहीं तो पेपर में आपकी आंखों के सामने से क्वेश्चंस जाएंगे और आप तैरते रह जाएंगे कि हाय ये तो कुछ तो सुना था क्लास में, पता नहीं क्या चल रहा है ना। KVS PRT के लेवल पे EVS करवा दीजिए, आपसे ही करनी है। साक्षी बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं आपके विवेक सर, पूरा इतने सालों से SSC लेके सबको पढ़ा रहे हैं, तो और अच्छे से वो करा पाएंगे उसमें। और मेरी अगर आप बात करोगे, मैं जिस भी तरह से कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी आपको यहाँ करूंगी और पेडागोजी में करूंगी, ठीक। नोट्स पर भी आपको मिल जाएंगे। चलिए कोई नहीं, ये सब देखते रहेंगे, अभी पढ़ने पे ध्यान दे लेते हैं। ये सारी बातें करने के लिए हमारे पास बहुत टाइम है, अभी KVS के लिए भी टाइम है। अभी आपको क्या कहते हैं उसको, डेमो लेक्चर्स भी मिलेंगे। मैं पूरा KVS का जो पेडागोजी वाला सिलेबस है वो भी आपको तोड़ के बता दूंगी। अगर आप बैच ले पा रहे हैं तो भी ले लीजिए, नहीं ले पा रहे हैं तो कहाँ से पढ़ें, सारा कुछ बता दूंगी। अभी 2-4 दिन रुक जाओ, है ना, ठीक है। चलिए, तो एजुकेशन फॉर ऑल, सेग्रीगेशन अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर है, बच्चे को सेग्रीगेट नहीं करना। और अगेन यही बात हिंदी में भी लिख दी गई है कि बच्चों की आवश्यकता के अनुसार सिस्टम में परिवर्तन किया जाता है, ना कि बच्चे में। तो सिस्टम में बदलाव करना है, बच्चे में नहीं, क्योंकि सिस्टम बच्चे के लिए है। दूसरा, एक चीज होती थी पहले इंटीग्रेटेड एजुकेशन, जिसको एकीकृत शिक्षा कहते थे, अभी भी होती है, बट एकीकृत शिक्षा से बेहतर है समावेशी शिक्षा। एकीकृत में क्या था, आप एडमिशन तो दे रहे हैं उन बच्चों को जो स्पेशल नीड वाले हैं, जिनको देखने में समस्या है या कोई भी एक स्पेशल नीड है, कोई भी एक डिसेबिलिटी भी हो सकती है, तो उनको सिर्फ एडमिशन दे रहे हैं, उनके अनुसार सिस्टम में चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इंटीग्रेटेड थी। इंटीग्रेटेड से बेहतर क्या है, इंक्लूसिव है, कि हम सिस्टम में भी चेंज कर पा रहे हैं, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हम सिस्टम में परिवर्तन कर पा रहे हैं। तो ये बेहतर हुआ इंक्लूसिव एजुकेशन इंटीग्रेटेड एजुकेशन से। ये एक वन लाइनर की बात हो गई। ये नोट्स फ्री हैं, पढ़ लीजिएगा डाउनलोड करके। बाद में आप आस पड़ोसियों को भी कहेंगे कि बहुत अच्छा हुआ, चाहे आपने दुनिया के किसी टीचर, दुनिया की किसी किताब, दुनिया के किसी नोट्स कहीं से भी पढ़ा हुआ है, ये 47 पेज जरूर पढ़ के जाइएगा। इसमें भी कुछ क्वेश्चन हैं, देखिएगा। अगर हम बात करें, मतलब क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा में है, कॉन्सेप्ट तो है ही सारे, तो अगर वो क्वेश्चन वाले पेज हटा देंगे तो और कम हो जाएंगे, ठीक। हिंदी के भी, इंग्लिश के भी नोट्स मैं दे चुकी हूँ, पेडागोजी के, मैथ्स के और EVS के आपको मिलेंगे, पेपर से पहले मिल जाएंगे, डोंट वरी। देखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं, ये सब छोड़ दीजिएगा, अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की बात हो रही है, UN की। तो यूनाइटेड नेशंस की अगर हम बात करें तो 1993 में ये कहा गया था कि जो लोग वंचित हैं, डेप्राइव्ड हैं किसी भी तरह से, चाहे कोई बच्चा आर्थिक रूप से, यानी उसके पास उतना पैसा नहीं है कि वो पढ़ पाए, एजुकेशन ले पाए, चाहे फिजिकली उसको कोई प्रॉब्लम है, चाहे देखने में उसको प्रॉब्लम है, डेफ एंड डम्ब है, ब्लाइंड है, कोई भी प्रॉब्लम अगर है, या बौद्धिक स्तर में कुछ किसी का IQ बिल्कुल ही कम है, तो हम उसको भी पढ़ा पाए, मतलब हर बच्चे को इंक्लूड कर पाए। किसी के सेंसेस में कोई दिक्कत है, स्त्री पुरुष से लेकर के किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो, इस चीज को ध्यान में रखें। इसके आधार पर फिर आपका इंक्लूसिव एजुकेशन निकल करके आई। ये UN की मीटिंग में 1993 की बात हो रही है। अब एक और चीज है जो इंक्लूसिव एजुकेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो डिसेबल्ड बच्चों की बात आती है, और डिसेबल्ड बच्चों के लिए भारत में 6 से 18 वर्ष तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान है। नॉर्मल बच्चों के लिए जब आप अभी RTE पढ़ेंगे, राइट टू एजुकेशन एक्ट, तो उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे फ्री, यानी फ्री एंड कंपलसरी, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। लेकिन जब बात उसी की डिसेबिलिटी की आती है तो डिसेबल्ड बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष है। RPWD एक्ट में अलग से ये बात कही गई है, अभी RPWD एक्ट हम करने वाले हैं। तो और ये 86वें संविधान संशोधन के तहत हुआ। अब कुछ डिसेबिलिटी के प्रकार हैं जिनसे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, उसको फटाफट से समझ लेते हैं।
अपनी एनर्जी बना करके रखनी है। एग्जाम डेट कब तक आ सकती है, एनी आइडिया, सो दैट वी कैन प्लान की सारा रिवीजन हो जाए एक बार। थैंक्स इन एडवांस। दिव्यांजलि, वो मैं भी कराऊंगी आपका उस समय पे भी, अलग अलग सब्जेक्ट की मैराथन तभी रखेंगे जस्ट पहले ही, और क्वेश्चन तो करते ही रहेंगे तब तक। तो मुझे लगता है कि एग्जाम डेट अगर 16 के बाद पेपर होना है तो और 2-4-6 दिन में पता लग जाना चाहिए। इतने आप पढ़ाई अपनी करते रहिए। सीटेट क्वालिफाई किया था लास्ट ईयर वाला, बट उस टाइम फर्स्ट ईयर, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो उन्होंने सबको ही कर दिया ना आकाश, डोंट वरी, ऐश करो। आज से पहले कभी भी 2011 में सीटेट किया था, दुनिया के कभी भी किसी भी समय में आपने आज तक सीटेट क्लियर किया था, आप पेपर दे सकते हैं। देखिए डिसेबिलिटी के प्रकार हैं, अक्षमता के प्रकार हैं। क्या है, दृष्टि अक्षमता हो सकती है, दृष्टिगत अक्षमता क्या है, विजुअल डेफिशिएंसी या डिसेबिलिटी, बच्चे को देखने में दिक्कत हो सकती है, या पार्शियल विजन हो सकता है कि भाई पार्शियली देख पाता हो, पूरी तरह से जो आईसाइट है उस तरह से वर्क ना करती हो, या बहुत हद तक ना दिखता हो, या बिल्कुल ही ना दिखता हो। इसमें कई प्रकार की दिक्कतें आ सकती है। तो दृष्टि बाधित बच्चा यदि कोई भी है तो वो विजुअल डेफिशिएंसी या डिसेबिलिटी में आएगा। दूसरे प्रकार की डिसेबिलिटी क्या है, ये अक्षमताएं हैं, ठीक। डिसेबिलिटी के टाइप्स हैं। ऑडिटरी डिसेबिलिटी हो सकती है, बच्चे को पूरी तरह से सुनाई ना देता हो, या फिर कुछ हद तक उसका जो ऑडिटरी क्षमताएं हैं वो वर्क करती हो, पूरी तरह से ना सुनता हो, 70% सुन पाता हो, है ना। और किसी भी डिसेबिलिटी को अगर आप सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो 40% से अधिक अगर डिसेबिलिटी है तभी जाकर के आप एक कोई भी लाभ या कोई भी एक क्या कहेंगे रिजर्वेशन गवर्नमेंट अगर दे रही है किसी भी बच्चे को, तो 40% से ज्यादा अक्षमता होनी चाहिए, डिसेबिलिटी होनी चाहिए, उसका सर्टिफिकेट बनता है आसपास से, जो भी मेडिकल अथॉरिटीज होती है वो बनाती हैं। श्रवण अक्षमता यानी ऑडिटरी डिसेबिलिटी, ऑडिटरी को ऑरल भी बोल देते हैं, यानी ऑडियो से संबंधित, सुनने से संबंधित दिव्यांगता या अक्षमता। सी ऑप्शन है मानसिक अक्षमता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी बच्चे के जो इंटेलेक्ट है, आईक्यू के आधार पे, बुद्धि के आधार पे वो डिसेबल्ड है, समझने की क्षमता, सीखने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, यानी रीजनिंग, लर्निंग, अडेप्टेबिलिटी, इन सब में प्रॉब्लम है, लर्निंग। फोर्थ क्या है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर में क्या होता है, चलना फिरना, जो फिजिकल एक्टिविटी करने की क्षमता है। याद कीजिए, कुछ मत याद कीजिए, बेसिकली चलने फिरने में दिक्कत है, व्हील चेयर पे है बच्चा, बेसिकली जो हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से मूव करने में, मोटर एक्टिविटीज करने में, मूवमेंट में दिक्कत है, वो सब लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आएंगी। ये एक प्रकार हुआ है ना, एक तरह की फिजिकल डिसेबिलिटी हुई। फिर आते हैं अधिगम अक्षमता पे, एक चीज है लर्निंग डिसेबिलिटी। अब ये लर्निंग डिसेबिलिटी जो है, इसका जरूरी नहीं है कि आपको शरीर में कहीं दिखे कि बीमारी है। याद कीजिए वो कौन सी मूवी है, तारे जमीन पर, तो तारे जमीन पर में जो ईशान अवस्थी है, दिखने में नॉर्मल लगता है बच्चा, ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन उसको एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जो कि डिस्लेक्सिया कहलाती है, बहुत कॉमन है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी में जरूरी नहीं है लक्षण आपको बाहर दिख जाएं कि बच्चों को कहीं देखने में समस्या है, आंख देख के पता लग जाए, शरीर से पता लग जाए, आपको नॉर्मल दिखेगा वो। तो ये कई बार इनमें ब्रेन की वायरिंग में कुछ गड़बड़ होती है, कई बार कोई डैमेज हो जाता है बाहर से, उसकी वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। एलडीज कहते हैं इनको, लर्निंग डिसेबिलिटी। ये टर्म 1960s में किसने दिया था, बताओ निशाद, दौड़ दौड़ के सो गई। एलडी बताओ, लर्निंग डिसेबिलिटी किसने दिया था, स्पेशल एजुकेशन छाप व्यक्ति। क्या हुआ है, ऐसे ऐसे खतरनाक लोग हैं, फोन में लगे पड़े हैं। सैमुअल किर्क ने 1960s में लर्निंग डिसेबिलिटी की बात की, है ना, किर्क नाम के व्यक्ति हैं, अगर पूछ ही ले बुरे समय में, ठीक। तो अगर हम बात करें, कोई कह रहा है आपने ईशान अवस्थी को अमर कर दिया। हाँ, कुंवर प्रताप, उसका रीजन है कि वो लगभग सभी ने मूवी देखी हुई है और बड़ा क्यूट सा बच्चा है, तो मूवीज से हमें चीजें याद रह जाती हैं, एग्जांपल्स। अदरवाइज किसी एग्जांपल किताब का दो तो आधे लोगों ने वो पढ़ी भी नहीं होगी। धर्म मीना क्या कह रहे हैं, मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, हम साइंस पेडागोजी भी करा दो। आपका स्टूडेंट धर्म, बहुत बढ़िया धर्म, बट अभी इस बार साइंस पेडागोजी नहीं करा पाएंगे। चलिए, एसएसटी और साइंस नहीं करेंगे, बाकी सब कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें अधिगम अक्षमता की, अगली बार कोशिश करेंगे कि समय निकाल के करा पाए, बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही होती हैं। तो ये सारी तरह की डिसेबिलिटी हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी में बाहर नहीं दिखेंगी आपको चीजें, बट कहीं ना कहीं या तो ब्रेन वायरिंग ऐसी है, ब्रेन की न्यूरल जो पूरा हिसाब किताब है वो वैसे बना हुआ है, या फिर कहीं से कोई डैमेज हुआ है, कोई एक्सीडेंट या कुछ, दोनों स्थिति इसमें आ जाती हैं। जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी होती है वो जन्म से कुछ समय में ही हो जाती हैं। चलिए खैर, आते हैं ये अलग अलग प्रकार की डिसेबिलिटीज हुई, इनमें से कुछ प्रकार ही पढ़ेंगे क्योंकि जरूरी वही है। अब जैसे एक चीज है एलेक्सिया, इस बार कुछ कुछ मैंने एक्स्ट्रा में भी ऐड किए हैं, कहीं आपसे पंगे लेने का मन कर जाए एग्जामिनर का। तो एलेक्सिया से पहले हम डिस्लेक्सिया पढ़ेंगे, क्योंकि डिस्लेक्सिया हम सबने एक बार जरूर पढ़ा है, सुना है। पेपर में ऐसा कोई पेपर नहीं है टीचिंग का जहां कम से कम एक क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। बहुत रेयर है कि टीचिंग एग्जाम हो और एक क्वेश्चन मिनिमम डिस्लेक्सिया पे ना पूछे। तो जब हम बात डिस्लेक्सिया की कर रहे हैं, डिस्लेक्सिया अगेन तारे जमीन पर याद कीजिए, ईशान अवस्थी और जो 3 इडियट में वायरस थे, असलियत में उनको भी डिस्लेक्सिया है ना, बोमन ईरानी आई थिंक, और भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे, डिस्लेक्सिया कॉमन है काफी। तो अधिगम अक्षमता में अगर हम बात कर रहे हैं लर्निंग डिसेबिलिटी की, तो ये डिस्लेक्सिया बहुत कॉमन है। इसको हम पठन वैकल्य भी कहते हैं, या वैफल्य कह लीजिए, मतलब पढ़ने में विफलता या दिक्कत, यानी रीडिंग डिसऑर्डर है ये मेनली, यानी पढ़ने में समस्या है, पढ़ने में समस्या है। अब इससे जुड़ी हुई और भी चीजें हैं भाई, जो व्यक्ति पढ़ता सही है, गलत है,
वो लिखेगा सही कैसे? अगर मैंने ए को बी को डी पढ़ा है तो मैं डी ही लिखूंगी ना जब लिखने को कहोगे आप मेरे से। अगर बैड को डैड पढ़ा है तो डैड ही लिखेगा ना व्यक्ति, ठीक है ना। तो इसमें पढ़ना तो है ही शामिल, अगर लिखने में भी समस्या इसकी वजह से हो सकती है क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ता गलत है वो लिखेगा सही कैसे? बताइए बताइए बताइए। कोट बहुत प्यारा है, रजाई बता देते इसको, देखिएगा। चलिए धन्यवाद, मजाक कर रही हूँ। आ जाइए। आई एम फ्रॉम गया बिहार, मुझे छोड़ करके चला गया वो तनिष्क, बोला भी नहीं। राजा गुप्ता कैसे दोस्त हैं आपके? हैं तनिष्क, शर्म आ रही है कि नहीं? ऑनलाइन को ऑफलाइन कर देना मैम प्लीज, कोशिश करेंगे कि लाइव कर दें या बाद में रिकॉर्डिंग डलवा दें। वन ऑफ योर क्लास श्योर आई विल स्कोर 130। बहुत बढ़िया ऋषभ, कोई बात नहीं, आप नौकरी लेके आइएगा। राजा तनिष्क, करेबल टीम के साथ मुझे क्रिकेट खेलना है मैम प्लीज। तनिष्क, उदय सर को पकड़िए इस चीज के लिए, आई मीन उनको मैसेज करिए। ये सब देखिए इंस्टाग्राम पे, मैं बहुत ही ज्यादा व्यस्त हूँ पढ़ने और पढ़ाने में। देखिए अगर हम बात करें ई व, अब कुछ कुछ चीजें हैं रीडिंग डिसेबिलिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें पढ़ना तो संबंधित है ही, लिखना भी आ सकता है। तो यदि ऑप्शन में पढ़ना नहीं दिया हुआ सिर्फ, तो आप लिखने को भी काउंट कर सकते हैं और या दोनों को भी काउंट कर सकते हैं। वैसे मेजरली 99% केसेस में रीडिंग डिसेबिलिटी काउंट होती है। हिंदी पेडागोजी की क्लास करवाएंगे कृष्णराज, इंग्लिश का भी करवाएंगे, ईवीएस के भी कुछ क्लासेस कराएंगे, बट थोड़ा रुक के कराएंगे। अभी पहले सीडीपी आज कंप्लीट हो जाएगा, फिर कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, वो सब चलेंगे, तो डोंट वरी। डिस्लेक्सिया एक व्यापक शब्द है। अब मैं सोच रही हूँ जिस दिन डेट अनाउंस हो जाएगी फिर तब से नेक्स्ट मैराथन्स कंटिन्यू करेंगे। डिस्लेक्सिया क्या है? एक व्यापक शब्द है, यानी ब्रॉड टर्म है, जिसका संबंध पठन विकास से है और लेखन से भी हो जाता है। पढ़ने में कठिनाई होती है, ऐसे बच्चे को ई व क में विभेद करने में दिक्कत होती है, यानी वॉल साउंड्स वगैरह में भी दिक्कत होती है। जैसे 100 को वॉज पढ़ेगा बच्चा, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ सकता है, 6 को 9 पढ़ सकता है, बी को डी पढ़ सकता है, डॉग को गॉड पढ़ सकता है, गॉड को डॉग पढ़ सकता है, यानी रिवर्स हो जाते हैं उसके दिमाग में लेटर्स। आपको ए ऐसे दिख रहा है, उसको हो सकता है ए ऐसे दिखे। तो जो ब्रेन इमेजिंग है एक तरह से लेटर्स रिवर्स में काम करते हैं, उसके ब्रेन में जो प्रोसेसिंग होती है वो रिवर्स हो जाते हैं लेटर्स, या उनका क्रम याद रखने में, अक्षरों का क्रम याद रखने में दिक्कत होती है। जैसे 100 को वॉज, वॉज को 100 पढ़ना, ये सारी चीजें। कोई दिक्कत नहीं प्रतिमा, अब तो भर दीजिए फॉर्म, सोचना कुछ नहीं है, तैयारी करनी है मस्त तरीके से, कोई नहीं देख रहा, ठीक देखेगा तो उसमें आप कर भी क्या लोगे, तो अब तो आपको फॉर्म भर ही देना चाहिए शांति से। रिजल्ट नहीं आया था फर्स्ट ईयर का, डजंट मैटर, छोड़ो, कौन देख रहा है अब। जब पढ़ने में कठिनाई होती है तो लिखने में भी त्रुटि हो सकती है, तो चांसेस है कि सिर्फ पढ़ने में नहीं लिखने में भी समस्या आएगी डिस्लेक्सिया में, ठीक। तो जब भी बात आएगी रिवर्सल ऑफ लेटर्स या पढ़ने में दिक्कत, पढ़ने के अराउंड एंजाइटी, वो याद कीजिए जब वो बच्चा था ईशान अवस्थी, उसको खड़ा किया जाता था पढ़ने के लिए, उसको इतना एंग्शियस फील होता था, अजीब सी सिचुएशन आ जाती थी, हाथों में पसीने, दिमाग में पसीने, पूरी बॉडी की बैंड बज जाती थी। तो इन बच्चों की अगर आप नोटबुक देखेंगे तो ये रिवर्स में लिखा हुआ होगा, टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ होगा, पढ़ने में भी आपको दिक्कत होगी, आप पढ़ भी नहीं पाएंगे क्या लिखा है और ना ये पढ़ पाएंगे अगर इनसे पढ़ने को कहा जाए। तो डिस्लेक्सिया, रिवर्सल ऑफ लेटर्स और पढ़ने में कठिनाई है। इसके अलावा हम एलेक्सिया की बात कर रहे थे, तो जो एलेक्सिया है, जैसे डिस्लेक्सिया क्या है, डिस्लेक्सिया के कई प्रकार हैं, लेकिन जनरली हम यही समझते हैं कि डिस्लेक्सिया मतलब पढ़ने से संबंधित एक समस्या है। डिस्लेक्सिया को यहाँ पे हम डेवलपमेंटल डिस्लेक्सिया देख रहे हैं कि बचपन से ही भाई किसी का ब्रेन न्यूरल कनेक्शन वैसा ही है, तो इसको हम क्या तो ठीक ही कर लेंगे, बस थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाते हैं, और बच्चे को डिफरेंट तरीके से पढ़ाएंगे, पढ़ने को कम कहेंगे, बाकी एक्टिविटीज के थ्रू सिखाएंगे। एलेक्सिया एक चीज है जो मान लीजिए बाद में ब्रेन डैमेज हो गया, किसी भी वजह से डैमेज या कोई एक्सीडेंट या ट्रॉमा, कोई ट्रॉमा है, कोई एक्सीडेंट है, उसकी वजह से एलेक्सिया होगा। जो डिस्लेक्सिया है वो हो सकता है कि डेवलपमेंट के समय ही हो गया हो, उसके भी कई प्रकार हैं, बट एलेक्सिया का जो संबंध है वो डैमेज से ज्यादा है, नॉर्मल से कहीं दूर। सीतामढ़ी से आदर प्रणाम, मेरे हिंदी में 15 तक ही आ रहे हैं, आपके नोट्स भी पढ़ लिया हूं बट सुधार नहीं हो रहा है, हिंदी का प्रैक्टिस करवा दीजिए प्लीज मैम। तो आप करा देंगे जहीर खान, प्रैक्टिस पक्का पक्का। बात रही आपकी कि 15 तक आ रहे हैं, तो 15 अगर पेडागोजी में आ जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर पैसेज में नंबर कट रहे हैं तो उस पर भी फोकस करो। डिस्ग्राफिया रिटर्न रिलेटेड डिस्कैलकुलेट, हाँ ठीक है शांतनु, इस पे आएंगे, अभी चर्चा कर रहे हैं एक एक करके। तो अगर हम बात कर रहे हैं एलेक्सिया की, तो एलेक्सिया क्या है? डैमेज ब्रेन में, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई डैमेज हुआ, कोई ट्रॉमा लगा, मस्तिष्क में क्षति के कारण पढ़ने में अगर अक्षमता है तो उसको हम एलेक्सिया कह रहे हैं। इसे शब्द अंधता या पाठ अंधता या विजुअल अफेजिया भी कहा जाता है। इसको एक्वायर्ड डिस्लेक्सिया कहते हैं दूसरी भाषा में, कि एक्वायर्ड डिस्लेक्सिया है क्योंकि ट्रॉमा या डैमेज की वजह से हुआ है, वो ऑटोमेटिक होता है जो दूसरे वाला है। एलेक्सिया के कारण अफेजिया एवं डिस्ग्राफिया, यानी समझने में भी भाषा को दिक्कत हो सकती है और लिखने में भी। डिस्ग्राफिया क्या है? लिखने से संबंधित, अभी आएंगे, इस तरह की क्षमताएं भी होती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, हमेशा जरूरी नहीं है जिसको एलेक्सिया उसको डिस्ग्राफिया भी होगा, उसको अफेजिया भी होगा, बट हो सकता है। तो इनको कहते हैं सेकेंडरी डिसेबिलिटीज बन जाती है यदि बच्चे को सही समय पे पहचान ना हो कि उसको कोई दिक्कत है, तो और भी सेकेंडरी डिसेबिलिटीज उसके अंदर जनरेट होने की आशंका बढ़ जाती है। तो इसलिए जरूरी है कि हम टाइम पे आइडेंटिफाई करके उसके साथ वैसे ही डील करें। तो डिस्लेक्सिया पे हम चिंतन कर चुके हैं कि बच्चा रिवर्स में पढ़ेगा, बी को डी, 6 को 9, ये सब। अब एक चीज आती है अप्रेक्सिया।
अप्रेक्सिया या डिस्प्रेक्सिया। तो अप्रेक्सिया बेसिकली होता है कि जिसमें संभावना ही नहीं बची है कि थोड़ा बहुत भी कुछ चेंज हो सकता है, परमानेंटली डैमेज है। डिस्प्रेक्सिया में थोड़ा बहुत बदलाव करके कुछ सुधार संभव होता है। अप्रेक्सिया जो है डैमेज की वजह से ज्यादा होता है और वो न्यूरल कनेक्शन की वजह से। जो ए वाले हैं वो ज्यादातर लॉन्ग रन वाली इश्यूज हैं, या मतलब कहें कि परमानेंट जैसे ही हैं। परमानेंट तो ये लगभग सारे हैं, इनको पूरी तरह से ठीक करवाना तो संभव नहीं होता, बट इनको कंट्रोल करना और मुश्किल है, जो ए वाले जितने भी लिखे हुए हैं। मेरा आंसर सही नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूं? 68 सही हो पा रहा है। वंदना सेशन में आइए परसों, बताइए किस क्षेत्र में दिक्कत है, किस तरह के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, ईवीएस में गलती हो रही है, किस क्षेत्र में गलती हो रही है, ठीक। और इस टाइम पे नंबर से ज्यादा फोकस करिए, जितना हो सके पढ़ें, दिमाग में उसको रखें और पेपर में दे करके आए। अब उन लोगों को मॉक टेस्ट नहीं लगाने चाहिए जिनको डर है कि पता नहीं क्या ही होगा। डर मतलब ऐसा डर कि हमने पढ़ा नहीं है, ज्यादा नंबर कम आ रहे हैं, तो अब आप उसको छोड़ के पढ़ने पे ही फोकस कर लीजिए, जितने आने होंगे पेपर में आ जाएंगे फिर। और ज्यादातर चांसेस हैं कि आप अगर डरे कम तो नंबर ज्यादा ही आएंगे। अप्रेक्सिया की बात करते हैं। यह एक ऐसा शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंध सूक्ष्म गतिक कौशल, यानी जो आपकी फाइन मोटर स्किल्स हैं, जैसे लिखना, टहलना, बोलना, सूक्ष्म गतिक कौशल, फाइन मोटर स्किल्स, जिसमें लिखना हो सकता है, ड्रॉ करना, बोलने में दिक्कत हो सकती है, भाषा को समझने में दिक्कत हो सकती है, फाइन ग्रॉस सब में हो सकती है। यह मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण होता है, यानी सेरेब्रम जो एक बड़ा सा पार्ट है आपके ब्रेन का, उसमें यदि क्षति है, डैमेज है, तो ऐसा हो सकता है। अप्रेक्सिया से ज्यादा जरूरी है डिस्प्रेक्सिया, क्योंकि अप्रेक्सिया रेयर ही कभी सीटेट में पूछा गया है, बट ये टाइप है जो पता होने चाहिए थोड़े से। डिस्प्रेक्सिया की अगर हम बात करें, बात वही है, इसको आप समझेंगे कि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन डिसऑर्डर है। इसको ऐसे लिखेंगे, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन डिसऑर्डर है, यानी भाषा को समझने में कठिनाई। यानी मैं अभी जो बोल रही हूं, अगर किसी को वो सुन करके समझने में भी दिक्कत हो रही है और अपनी बात कहने में भी दिक्कत हो रही है, तो डिस्प्रेक्सिया जिसको होगा उसको ज्यादा समस्या होगी बाकी लोगों से। तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन यानी भाषा को समझने से संबंधित विकार है अप्रेक्सिया या डिस्प्रेक्सिया। मस्तिष्क में क्षति के कारण हो सकता है कि भाषा को समझने में, ब्रेन का कोई एक हिस्सा उस तरह से प्रभावित है, भाषा समझने में दिक्कत हो। तो ये लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से कि बच्चा बोलकर ना तो समझा पा रहा है ठीक से, ना समझ पा रहा है अगर कोई और बोले, बस इतना ध्यान रखना, चाहे अप्रेक्सिया लिखा हो, डिस्प्रेक्सिया लिखा हो, दोनों के बीच बहुत ज्यादा अंतर में घुसना नहीं है, जरूरत नहीं है उस चीज की। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं हाथ एवं आंखों के बीच समन्वय व संतुलन स्थापित नहीं कर पाता, यानी ऐसा भी हो सकता है अप्रेक्सिया में कि आंखें और जो पेन है, यानी फाइन मोटर स्किल्स हैं, और जो कोऑर्डिनेशन है आंखों का और उंगलियों का हाथों की, वो ठीक से कोऑर्डिनेट ना हो पाए, तो लिखने तक में दिक्कत आ सकती है। जो आपका नर्वस सिस्टम है वो भी इससे अफेक्ट हो सकता है, तो बाद में और भी डिसेबिलिटीज की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, अब आते हैं हम अफेजिया डिस्फेजिया हमने कर लिए हैं, डिस्ग्राफिया पे आते हैं। डिस्ग्राफिया की जब हम बात कर रहे हैं तो ग्राफ का मतलब ही है लिखने से संबंधित, राइटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, राइटिंग रिलेटेड है ये। ग्राफ का मतलब ही है लिखने से संबंधित। गर्मी लग रही है बहुत ही तेज, तो 1 मिनट दीजिएगा। एसी चला दें? तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? अच्छा, कोने में बैठी हो ना तुम, सारी लाइट्स तो हमारे लिए छोड़ दी हैं। देखिएगा, बहुत ही बढ़िया। अभी हम सीसी वीसी सब कर लेंगे, डोंट वरी। क्लास थोड़ी हमारी लेट होती है, बट आप अगले दिन भी देख सकते हैं। डिस्ग्राफिया की जब हम बात कर रहे हैं तो डिस्ग्राफिया क्या है? लेखन संबंधी विकार है, राइटिंग। ग्राफ का मतलब ही है राइटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक से नहीं लिख पाता बच्चा। इनकी जो राइटिंग होती है वो इलेजिबल होती है, यानी पढ़ने योग्य नहीं होती। एक होती है लेजिबल राइटिंग, जिसको आप पढ़ने योग्य है, पढ़ सकते हैं, जैसे मैं अभी लिखने का प्रयास कर रही हूँ। कुछ लोगों को ये भी इलेजिबल लग सकती है, यानी अगर आप इनकी नोटबुक उठा के देखेंगे पढ़ नहीं पाएंगे, लिखा क्या है बस इन्हीं को पता है। डॉक्टर्स की राइटिंग भी लगभग ऐसी ही होती है, बट उनको कोई डिस्ग्राफिया नहीं होता, वो उनका स्टाइल है बाबूराव वाला। ठीक, तो हम ये कहेंगे लेजिबल नहीं होती, इनकी जो राइटिंग होती है वो इलेजिबल होती है, पढ़ने योग्य नहीं होती है ना, तो लेजिबल तो नहीं होती, ये कह सकते हैं हम। क्लियर बात है ये या नहीं? कहाँ की है कल्पना? अच्छा, एक और कोशिश कीजिएगा कि जो आप सीटेट की वेबसाइट से आंसर की वगैरह निकाल करके उन्हीं सेट्स को करें, पता चले कहीं कोई गलती हो, कुछ और सेट टेढ़ा मेढ़ा बनाया हुआ है और आप अपने आप पे शक किए जा रहे हैं। ठीक, हाथ हथेली अंगुलियों के संबंधी गड़बड़ियां भी हो सकती हैं कि कोऑर्डिनेट ही ना कर पा रहे हो हाथ, तब भी तो लिखने में समस्या हो सकती है ना। मस्तिष्क संबंधी भी कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं, बट इनका एग्जैक्ट पता लगाना उतना संभव नहीं होता। तो लेखन संबंधी जो प्रक्रिया है वो डिस्ग्राफिया है। डिसकैलकुलिया यानी कैलकुलेशन संबंधी विकार। कैलकुलेशन तो हम समझते हैं, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन कहाँ होगा? मैथ्स में ही होगा कैलकुलेशन, हिंदी में तो नहीं करोगे। ठीक, तो अगर हम बात करें गणित, अंक गणित यानी अर्थमेटिक वगैरह समझने में कठिनाई होगी ऐसे बच्चे को। न्यूमलेक्सिया भी कहा जाता है इसको, और क्योंकि नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डिसफंक्शन रिलेटेड टू नंबर्स। न्यूम का मतलब क्या है? नंबर्स। तो मान लीजिए बच्चे को वो 69 और 29 को एडिशन के लिए लिखा था, बट वो एडिशन उसको गुणा जैसा लग रहा है, या इस तरह की और भी समस्याएं, कैलकुलेशन रिलेटेड समस्याएं बच्चे के सामने
आती हैं। आगे बढ़े, समझे। डिस्थीमिया एक चीज है, इसको बस आप ऐसे ही समझ लेंगे क्योंकि सीटेट के लेवल से तो मतलब भरोसा तो खैर अब इनका कुछ भी नहीं है क्योंकि आता तो सिलेबस के ही अंदर है, बट डायरेक्टली पूछा नहीं है कभी। डिस्थीमिया क्या है? गंभीर तनाव, काइंड ऑफ अ डिप्रेशन कह सकते हो कि सब कुछ उजड़ा उजड़ा लग रहा है आपको। एक चीज होती है यूटोपिया, यानी सब अच्छा लगता है, और एक चीज है डिस्टोपिया, उसी की एक फॉर्म डिस्थीमिया कह सकते हैं, उसी का भाई बहन। कि गंभीर तनाव की स्थिति है, व्यक्ति की मन स्थिति हमेशा निम्न रहती है, बहुत ही लो महसूस करेगा, अधिकम प्रभावित होगा क्योंकि उसको अच्छा या ठीक महसूस वो अपने आप में कर ही नहीं पा रहा। ये है डिस्थीमिया। डिस्मॉर्फिया एक चीज होती है, मॉर्फिया मतलब अपने ही शरीर की बनावट या जो फिगर है बॉडी का वो उसको अजीब सा नजर आएगा। ये है डिस्मॉर्फिया के लक्षण, शरीर उसको अजीब लगता है। एक चीज है जो इंक्लूसिव एजुकेशन से ही संबंधित है, बाला, नॉट शैतान का साला बट इट्स बाला, ठीक। तो बदतमीजी नहीं करनी है, तो बेसिकली याद रखने में आसानी होती है ये सब चीजें सुन के। तो जीशान शेख क्या कह रहे हैं, भले इनकी सुन ले। मैं पढ़ रहा हूँ बार बार पर मॉक टेस्ट देने में डर लग रहा है, हेल्प करें। तो डर के आगे क्या होती है? जीत होती है। तो एक बार देख के भी देख लो, कोई बात नहीं, क्या होगा, है ना। एक बार तो देख ही लेना है मॉक टेस्ट भी, तो देख लो, इसमें क्या दिक्कत है। देखिए, तो अगर हम बात करें बाला की, तो बाला पेपर में पूछा था और ईवीएस के सेक्शन में भी पूछा जा चुका है, जबकि ये इंक्लूसिव एजुकेशन का हिस्सा है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन तो किसी भी सब्जेक्ट में सीटेट में पूछी जा सकती है। BALA, बी फॉर बिल्डिंग, ए फॉर एज, एल फॉर लर्निंग, ए फॉर एड, ठीक। तो बाला क्या है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी जो आपकी स्कूल की, आपके इंस्टीट्यूशन की बिल्डिंग है उसको लर्निंग एड के रूप में यूज कर रहे हैं। एड क्या होता है? सहायक सामग्री जिसको हम कहते हैं। जैसे टीचिंग एड क्या हो सकता है? आप कोई पिक्चर दिखा दें, है ना, कोई चार्ट ले जाएं बना करके, कोई मॉडल ले जाएं क्लास में। आपने अपने टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान अगर बस पेपर देके करने वाली टीचिंग ट्रेनिंग नहीं की है, थोड़ा रेगुलर वाली की है, तो उसमें लेकर के जाना ही पड़ता है, BTC, BEd, DLEd, वॉटेवर। तो ये क्या हुआ? नहीं तो इसके बारे में लिखा होगा फिर टीचिंग लर्निंग एड्स क्या होते हैं। तो एक तरह का लर्निंग एड है। और कैसा लर्निंग एड है? बिल्डिंग को ही लर्निंग एड बना दिया, यानी सहायक सामग्री किसको बना दिया? स्कूल की ही बिल्डिंग को। कैसे? आप देखते हैं आजकल जो फर्श है, यानी जो स्कूल का आपका जो फ्लोर है उसको ही यूज कर दिया, उस पर गिनतियां लिखी हुई हैं, सांप सीढ़ियां खेल रहे हैं बच्चे। तो बिल्डिंग को ही आप एक लर्निंग एड के रूप में यूज कर रहे हैं। आप पेपर देने जाते हैं, कई लोगों के साथ ये होता है, सेंटर पे क्लासरूम में अगर स्कूल में किसी सेंटर पड़ा हुआ है तो आपको भारत का मानचित्र बना हुआ मिल जाएगा दीवार पे, तो कई लोग तो वहीं से टेप देते हैं अगर कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो। बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी बिल्डिंग से बच्चा सीख रहा है, अगर वो आसपास बिल्डिंग के नजर मारे तो उसको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बिल्डिंग को लर्निंग एड की तरह जब यूज किया जाए तो उसको हम बाला कहते हैं, ठीक। आप इस तरह से भी इसमें देख सकते हो, कुछ पिक्चर्स को मैंने ऐड किया है कि जैसे आप देख रहे हैं इस दीवार पे इधर अलग अलग शेप्स बनी हुई है, तो बच्चों को पता लगेगा अच्छा ट्रायंगल कौन सा होता है, अच्छा पैरेललोग्राम कौन सा होता है, रेक्टेंगल कौन सा होता है। तो ये बिल्डिंग उसकी नजर भी जाएगी तो दिमाग में सेट हो जाएगा। जैसे आप आसपास अगर एक मैप भी लगा लें इंडिया का तो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी चीजें, ठीक है ना। तो अगर हम कहें तो नाउन लिखा हुआ है पीछे, वर्ब, प्रोनाउन, एक पेड़ है उस पे ऐसा कुछ कुछ लिखा हुआ है ना। ये वाले मास्टर जी यहाँ सो रहे हैं बट दैट्स ओके, अभी हम कोशिश करते हैं इस पे आ जाएं वापस से। तो ये क्या हुआ? ये बिल्डिंग को लर्निंग एड के रूप में यूज कर रहे हैं हम। एक और उदाहरण हो सकता है कि जो स्कूल की सीढ़ियां हैं वहां पे पहाड़े लिखे हुए हैं, तो बच्चा जाते आते उसका ध्यान जाएगा ही। और जब हम जितनी बार चीजें देखते हैं, हमारी बिल्डिंग ही हमें लर्निंग में अगर सहायता करे तो बिल्डिंग बन जाएगी बाला, यानी बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। जिराफ बना हुआ है कहीं पे कुछ बना हुआ है। अब देखो, जिराफ के साथ अगर बच्चों को अपनी हाइट मेजर करनी है तो आपने क्या कर दिया? इस तरह का एक स्केल बनवा दिया और हंसी हंसी में, मजाक मजाक में बच्चा सीख जाएगा, यहाँ खड़े होकर वो अपनी हाइट को मेजर कर सकता है, तो सीख भी रहा है वो कहीं ना कहीं। तो बिल्डिंग क्या बन गई? लर्निंग के लिए एक एड बन गई, सहायक बन गई सीखने में बिल्डिंग, ठीक है। बात कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में हो तो आप बता सकते हैं, नहीं हो तो भी आप बता सकते हैं। कोई भी दर्द समस्या बाकी है? जैसे स्कूल की दीवारों पर आपने देखा होगा सौर मंडल मान लीजिए बनवा दिया, तो आपको पता है कि यार सोलर सिस्टम ऐसा होता है, ये नेपच्यून है, ये अर्थ है, ये बुध है, ये फलाना है, सूरज के कौन कितने पास है। तो बच्चा ये बिल्डिंग पे देख करके समझ पा रहा है, बिल्डिंग को ही लर्निंग एड के रूप में यूज किया जा रहा है। ये बीच में क्लास का बटन है ऑन एंड ऑफ करने वाला, ठीक। अब एक RPWD एक्ट है जिसके बारे में थोड़ा सा आपको जान लेना है, इंग्लिश में भी इसको लिखा हुआ है, इंग्लिश वाले चक्कर खा के ना गिरें। अगर हम बात करें RPWD एक्ट की, तो राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 जो जून 2017 से जाकर के लागू हुआ था। कोई भी एक्ट आता बाद में, जैसे NEP का भी अगर हम ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं तो ड्राफ्ट कब आया? 2019 में। लागू तो भगवान जाने कब होगी, और नाम क्या है? 2020 है, ठीक है जी। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक। कोई कह रहा है मैं स्कूल की दीवार पे आपका पिक बनवाऊंगा, आपको देखकर बच्चे सिखाएंगे। बहुत बढ़िया मनीषा, आपको हम क्या कह रहे हैं? फनी आज बाला समझ आया, हाँ बस बाला नहीं भूलना है अब आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये डिसेबिलिटी एक्ट है, एक मिनट रुकिएगा। कॉफी आ रही है तुम्हारी?
पियो पियो, शुगर पियो, भर के उसमें चीनी पी लो, घर में बना लो, कोई बात नहीं, गन्ना मिल भेज देते हैं तुम्हें, वहां से डायरेक्ट खा लेना ना। देखो एक बार अगर हम बात करें, देखिएगा, देखो 10th के परसेंटेज की बात नहीं की है केवीएस वाले एग्जाम में, 12th की बात की है। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, यानी वो व्यक्ति जिनको कोई भी दिव्यांगता या अक्षमता है, डिसेबिलिटी है, उनके राइट्स को ध्यान में रखते हुए। इससे पहले पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया था 1995 में, जिसको रिवाइज किया गया 2016 में, और 2017 जून से ये लागू हुआ। इसमें 21 डिसेबिलिटीज हैं, ये हिंदी में नाम लिखे हुए हैं, और एक बार मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू भी समझा दूंगी। तो पार्किंसंस डिजीज है, ड्वार्फिज्म, बोनापन है, और भी चीजें हैं, उनको एक एक करके समझेंगे। अभी पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। अभी कुछ चीजें हैं जो इस एक्ट में बात हुई है। कितनी बातें हैं? 6 बातें हैं जिन पे चर्चा इस एक्ट के तहत हुई है, आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है जी। अगर हम बात करें तो ये पीडब्ल्यूडी एक्ट हुआ करता था एक जमाने में 1995 में, ठीक, जब आप छोटे बच्चे या बच्ची थे, ठीक। 7 डिसेबिलिटी थी कि भाई जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है उनके भी तो अधिकार हैं इधर उधर जाने के, इक्वल अपॉर्चुनिटी के, एजुकेशन के, तो उनके भी अधिकार है उनका भी कि वो भी शादी कर सकें, बच्चे कर सकें, या फिर प्रॉपर्टीज वो ओन कर सकें, उनका एक अधिकार है ये, ठीक। बहुत सारे ऐसे अधिकारों पे चर्चा हुई। तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट आया 1995 में, 7 डिसेबिलिटी थी। अब इसको रिफॉर्म की जरूरत पड़ी। एक तो हमारे यहाँ जमानों बाद रिफॉर्म्स होते हैं, बदलाव की जरूरत होती है, चेंजेस टाइम टू टाइम आते हैं, किसी भी पॉलिसी में किसी भी व्यक्ति में कमियां होती हैं, उसको ठीक किया जा सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में ये अपडेट हुआ, और 2016 में तो इसका नाम बन गया राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। इसमें 14 डिसेबिलिटीज ऐड हो गई और टोटल डिसेबिलिटीज 21 डिसेबिलिटी हो गई इसमें, और अभी इसमें नोटिफिकेशन लगा करके और डिसेबिलिटीज को ऐड किया जा सकता है। 2017 में सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर वाली जो मिनिस्ट्री है उसके तहत ये पास हुआ था, और 2017 में जून से ये लागू हुआ। अब ये कुछ कुछ चीजों के बारे में बात करता है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। जैसे 1995 वाले एक्ट में एक्सेसिबिलिटी की बात नहीं हुई थी, बट इसमें हुई थी। एक्सेसिबिलिटी क्या है? एक डिसेबल्ड व्यक्ति कहीं भी आ जाए या आ जा सकता है, पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट वगैरह है, चाहे वो मेट्रो है, हॉस्पिटल्स है, वहां लिफ्ट या फिर व्हील चेयर या फिर रैंप वगैरह का इस्तेमाल होने की संभावना पूरी पूरी होनी चाहिए, वहां व्यवस्था होनी चाहिए बेसिकली कि वो डिसेबल्ड फ्रेंडली जगह बन पाए, एक्सेसिबिलिटी हर जगह पर ये लोग आ पाए जा पाए जिनको कोई भी समस्या है। आई एम देवयानी, केवीएस पीआरटी फॉर्म फिल करते वक्त सब्जेक्ट पूछ रहा था, तो उसमें क्या फिल करना है? मैंने डीएलएड किया हुआ है और डीएलएड में 10 सब्जेक्ट हैं, भर दो सब, मेरे को भी याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, जो सब्जेक्ट उसमें आ सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दो। बाकी एक बार मैं चेक भी कर लूंगी, शायद मेरी एक कजन है उसका भी मैसेज आया हुआ था सेम चीज को लेके, तो मैं एक बार चेक भी कर लूंगी। नहीं तो शॉर्ट में अगर लिख सकते हो, जैसे होता है ना वर्क एजुकेशन है तो वर्क एजुकेशन WE लिख देते हैं, या कुछ कुछ इस तरह से लिख सकते हो अगर कोई और ऑप्शन नहीं है तो। डिसेबल्ड फ्रेंडली एक्सेस टू ऑल पब्लिक बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पोलिंग स्टेशन, यानी डिसेबल्ड फ्रेंडली एक्सेस हो, यानी एक्सेसिबिलिटी मतलब सब जगह जा पाए। पाथ ब्रेकिंग फीचर क्या है इस एक्ट का कि जो रिजर्वेशन है उसको बढ़ाया गया गवर्नमेंट जॉब्स में। यदि आप मोर देन 40% डिसेबिलिटी रखते हैं तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा, और 3% जॉब्स को पहले सिक्योर किया जाता था डिसेबल्ड लोगों के लिए, अभी 4% कर दिया गया उसको बढ़ा करके इस एक्ट के तहत। तो रिजर्वेशन बढ़ा, 3 से 4% बढ़ करके रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स में हो गया। पर्सन्स विद एटलीस्ट 40% ऑफ अ डिसेबिलिटी आर एंटाइटल्ड टू सर्टेन बेनिफिट्स, यानी मान लीजिए आपको देखने में दिक्कत है, लेकिन वो दिक्कत जो है मोर देन 40% होगी, तब जाकर के आप आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत आएंगे, या आपके अंदर उस डिसेबिलिटी को, आप जितने भी बेनिफिट्स हैं इसके अंदर वो ले पाएगा एक व्यक्ति, क्योंकि मोर देन 40% डिसेबिलिटी तो यानी दिक्कत ज्यादा होगी। वायलेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट इज पनिशेबल, यानी दंड मिलेगा यदि आप इस एक्ट का पालन नहीं करते हैं। न्यू डिसेबिलिटीज कैन बी एडेड बाय नोटिफिकेशन। तो ये छोटी छोटी बट मोटी बातें थी जो आपके लिए जरूरी है इस एक्ट के बारे में जानना। अगर आप 1995 के एक्ट की बात करेंगे तो ये 7 डिसेबिलिटीज में दुनिया समाहित हो गई थी कि ब्लाइंडनेस था, लो विजन था, लेप्रोसी क्योर्ड, जो मृगी वाली जो समस्या है, हियरिंग इंपेयर्ड लोग थे, लोकोमोटर जिसको चलने फिरने में दिक्कत होती है, मेंटल रिटार्डेशन MR जिनको हम कहते हैं कि बिल्कुल IQ जो है 25 वाली स्थिति पे है, या मेंटल इलनेस की समस्या है। तो ये सारे 7 चीजें थी सिर्फ 1995 में, लेकिन ये 2016 वाले एक्ट में 21 डिसेबिलिटीज शामिल हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि स्पीच से लेके थैलेसीमिया, हीमोफीलिया जो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, ड्वार्फिज्म, बोनापन, एसिड अटैक विक्टिम्स, पार्किंसंस डिजीज, लो विजन, ब्लाइंडनेस, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म में क्या होता है कि बच्चा एक समय पर ज्यादा देर तक बेसिकली वो सोचने बहुत ज्यादा घुल मिल नहीं पाता, रिपीटेटिव बिहेवियर करता है, अगर सराउंडिंग में थोड़ा बहुत भी चेंज हो तो परेशान हो जाएगा। ये सारी चीजें ऑटिज्म में होती हैं। अब अगर आप इन डिसेबिलिटीज को एक बार ये PDF अगर नहीं शेयर किए तो मैं कर दूंगी। वैसे केवीएस पीआरटी सीटेट 2022 वालों को इक्विटी मिलनी चाहिए। शांतनु, ये तो जिद वाली बात ज्यादा है यहाँ पे, क्योंकि ऐसा एक ही बार हुआ है आज तक, और उसमें भी इनकी अपनी गलती थी। अब ये साफ साफ कह देंगे भैया तुम तो अपनी बीएड वगैरह कर ही रहे हो ना टाइम से,
तो इसमें हमारी क्या गलती है अगर आप अपीयरिंग में हो तो, है ना। खैर इक्विटी ऐसे देखा जाए तो बहुत कुछ होना चाहिए, फिर कोरोना वालों को भी 2 साल मिलने चाहिए। देखिए देखिएगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ तो एसिड अटैक सर्वाइवर्स, जैसे अभी कौन सी मूवी आई थी, छपाक आई थी ना, हाँ, तो एसिड अटैक जो सर्वाइवर्स हैं उनको भी इसमें काउंट किया जाए। मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, यदि पार्किंसंस डिजीज है, ये बस एक बार लिस्ट आप देख लीजिएगा तो आपको अपने आप ही समझ, मैंने इस पे अलग से एक वीडियो बनाई हुई है बड़ी सी, बहुत पुरानी है बट समझ में आ जाएगा, उसको भी आप देखेंगे तो। क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है कोई ब्रेन से रिलेटेड, और भी इसमें बहुत सारी इस तरह की डिसेबिलिटीज हैं। किस डिसेबिलिटीज हैं टोटल अगर हम देखें, स्लेरोसिस है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज है, ऑटिज्म